अरे मूर्ख, तेरे घमंड की ज्वाला अब तुझे ही भस्म करेगी। सुन ले, 7 साल बाद तेरी दौलत, तेरा मान सम्मान सब छिन जाएगा और उस दिन तू उसी भीड़ में भीख मांगता दिखेगा जिसे आज तू अपने पैरों तले रौंदता है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। क्या सच में मेरा सब कुछ मिट जाएगा? क्या कोई रास्ता नहीं है इस विनाश से बचने का? रास्ता है। जल्द से जल्द तू अपना गुरूर घमंड फेंक दे, नहीं तो इस विनाश से तेरी रक्षा कोई कर नहीं सकेगा। और जब बर्बादी की आग छिड़ेगी, उससे तुझे सिर्फ तेरा भाई अर्जुन ही बचा सकता है और कोई नहीं। क्या वो गरीब गंजा क्या बचाएगा मुझे? एक दिन इसी गंजे के पैरों के आगे तुझे सिर झुकाना पड़ेगा। यह सब सुनकर मगनलाल सेठ का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, साधु की वो भविष्यवाणी धीरे धीरे उसकी यादों से मिटती चली गई और मगनलाल फिर वही पुराना घमंडी सेठ बन गया। यह कहानी है बिजली नगर की, जहां 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई मगनलाल सेठ, दौलत का मालिक मगर दिल से पत्थर, और छोटा भाई अर्जुन, गरीब मगर ईमानदार। वो सिर से गंजा था, इसलिए गांव के सब लोग उसे गंजा कहकर ही बुलाते थे। कई जगह ठोकरें खाने के बाद गंजा अपने बड़े भाई के घर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मगनलाल भैया, मुझे गरीबी ने बुरी तरह घेर लिया है। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, बीवी भी भूखी है, थोड़ा उधार दे दीजिए। देख गंजे, मैंने कोई दया की दुकान नहीं खोल रखी है जो हर गरीब को सहारा दूं। अगर 2 वक्त की रोटी चाहिए तो काम करना होगा। घर की सफाई कर दे, कपड़े धो दे, तब मिलेगा खाना। ये सुनकर गंजा बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी घर का सारा काम कर देता हूँ भैया। 2 दिन से भूखा गंजा स्फूर्ति से काम पर लग जाता है और घर का सारा काम कर देता है। भैया, मैंने सारा काम कर दिया है, अभी कुछ दे देते तो। मिल जाएगा गंजे, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले ये देख, मेरे जूते पर धूल लग गई है, जरा यहाँ आकर इन्हें साफ कर दे। अभी कर देता हूँ। बड़े भैया तो पिता समान होते हैं, इसमें मेरे पुण्य थोड़े और बढ़ जाएंगे। इतना बोलकर गंजा मगनलाल सेठ के पैरों में पहने जूते को अपने कुर्ते से साफ करने लगता है और मगनलाल सेठ उसे मुस्कुराते हुए गिरे हुए नजरों से देखने लगता है। लो, ये रहे पूरे 5 रुपए। सिर्फ 5 रुपए? इससे तो ठीक से एक वक्त का खाना भी नहीं आएगा भैया। सोच ले गंजे, तेरे पास कोई और काम भी तो नहीं है। मैं तुझे रोज काम दे सकता हूँ, पर बदले में तू और तेरी बीवी दोनों घर के नौकरों का सारा काम करेंगे और बदले में मिलेंगे पूरे 10 रुपए रोज। गंजे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है भैया, मैं कल अपनी पत्नी को ले आऊंगा। अगले दिन गंजा अपनी पत्नी को वहाँ लेकर आ गया। अपने ही भाई के घर में गंजा और उसकी पत्नी शीला नौकर बनकर रहने लगे, पर गंजे को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। आप अपने ही भाई के पैर दबाते हो, उसके गंदे गुसल खाने को साफ करते हो और इसका आपको कोई अफसोस नहीं है जी? अफसोस कैसा, ये अपना घर ही तो है और अपनों के काम आने से खुशी होती है, अफसोस नहीं होता। अगर अपने होते तो इज्जत का काम देते और इज्जत से बात करते। दिन रात हम दोनों इनकी गुलामी करते रहते हैं, बदले में
10 रुपए तो छोड़ो, 2 रुपए भी नहीं देते और ऊपर से बचा कुचा बासी खाना खाने को मिलता है। ठीक से खाना खाए भी मुद्दतें बीत गई है। तू फिक्र न कर, हमारे दिन भी जल्दी बदल जाएंगे, बस थोड़ा सब्र रखो। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बीते समय के साथ मगनलाल सेठ की दौलत बढ़ती जा रही थी। वो गुरूर में बाबा की भविष्यवाणी को भी भुला चुका था। ऐसे ही 7 साल गुजर गए। अचानक एक सुबह जब मगनलाल सेठ उठा तो हैरान रह गया। उसका घर बिल्कुल खाली था। ना घर में राशन था, ना एक भी सिक्का था। उसकी तिजोरियां खुली हुई थीं, जो कि खाली पड़ी थी। यह देखकर मगनलाल सेठ बहुत डर चुका था। वो घबराकर घर से जैसे ही बाहर निकलता है तो वही बाबा घर के सामने खड़े थे। आप तो वही बाबा है ना? पर आप यहाँ कैसे? कहा था ना मैंने उस दिन, तेरा गुरूर तुझे ले डूबेगा। अभी तो सिर्फ धन गया है, बहुत जल्दी जान भी चली जाएगी। आपकी कही बात सच निकली बाबा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इससे बचने का उपाय बताइए। उपाय तेरे उसी गंजे भाई के पास है जिसे तू अपने पैर की जूती समझता है। अगर तेरा नसीब अच्छा हुआ तो वो तुझे बचा लेगा, अगर नहीं तो तेरा किस्सा खत्म। पर बाबा, हमें करना क्या होगा? एक वीराने में जाना है, वहीं तुझे तेरा सब कुछ मिलेगा, पर उसकी भी एक कीमत चुकानी होगी, क्योंकि वहां जाया जा सकता है, वापस नहीं आया जा सकता। बाकी जय हो मुरारी लाल जी की। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं और मगनलाल सेठ सीधा गंजे के पास आकर उसे सब बता देता है। अब तुझे ही मेरी मदद करनी होगी। हमें उस वीराने के लिए आज ही निकलना होगा। भैया, आप परेशान ना होए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। हाँ, जल्दी चलो। वो दोनों सफर पर निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें बहुत प्यास लगने लगती है। गंजे, वो देख, सामने पानी है। बहुत प्यास लगी है। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है भैया, चलो। मगनलाल सेठ जैसे ही वो पानी पीने वाला होता है, उसी पल गंजा भी पानी पीने को झुकता है, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक जाता है। क्या हुआ गंजे? इतनी तेज प्यास में भी तुम पानी क्यों नहीं पी रहे हो? जल्दी से पी लो, क्या पता आगे पानी मिले या ना मिले। ना नहीं भैया, यहाँ से चलिए। मुझे प्यास नहीं है और आप भी यह पानी मत पीना। पर मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पीना है ये पानी। आप ये पानी नहीं पी सकते भैया, चलिए यहाँ से। पर ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इसकी वजह जाननी है। सही समय आने पर सब बता दूंगा, अभी चलिए। इतना कहकर गंजा मगनलाल सेठ का हाथ पकड़कर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाता है। कमाल है, प्यास से बेहोश होने को है, पर इस गंजे ने पानी नहीं पीने को दिया। बहुत देर चलने के बाद वो दोनों एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी गंजा रुई के 2 गोले अपनी जेब से निकालकर मगनलाल सेठ को देकर कहता है, इसे अपने कानों में लगा लीजिए और यह पट्टी अपनी आंखों पर बांध लीजिए। इससे क्या होगा, मुझे सच बताओ। सही समय आने पर सब बता दूंगा, पर अभी यह आपको करना ही होगा। मगनलाल सेठ भी उसकी बात मान लेता है और गंजा खुद भी अपने कानों में रुई की गोली लगाकर आंखों पर पट्टी बांधकर चलने लगता है। बहुत देर चलने के बाद सुबह हो जाती है। तब गंजा वो पट्टी और रुई के गोले उतारकर हटा देता है। बहुत चलने की वजह से दोनों बहुत थक भी चुके थे और दोनों को भूख भी लगी थी। तभी मगनलाल सेठ की नजर अमृत के पेड़ पर लगी रसीले अमृतों पर जाती है। मैं तो उन अमृत को तोड़कर खाने जा रहा हूँ, अब तो मुझे मत रोकना। नहीं भैया, वो अमृत मत खाना, उसके बराबर वाले पेड़ पर जो खट्टा फल लगा है वही खाना। अबे गंजे, मैं क्या तुझे पागल लगता हूँ जो इस मीठे अमृत को छोड़कर ये खट्टा फल खाऊंगा? इतना बोलकर मगनलाल सेठ तेजी से उस अमृत की तरफ लपकता है।
उसने तेजी से वह अमृत तोड़ा और चख लिया। देखा कितना स्वादिष्ट है ये। बिना वजह ही तू परेशान हो रहा था। इसका जवाब भी वक्त आने पर दूंगा। मगनलाल सेठ ने 2 से 3 अमृत खाए और बचा हुआ आधा अमृत उधर ही फेंक दिया और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। पर उस फेंके हुए आधे अमृत का रंग नीला पड़ जाता है और आगे चलने पर उन्हें एक पतला और एक चौड़ा रास्ता नजर आता है। भैया, हम इस पतले रास्ते से ही आगे जाएंगे। गंजे, ये क्या बदतमीजी है। तू सारी चीजें गलत ही क्यों चुन रहा है। मत भूल तू मेरे टुकड़ों पर पलता है, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ तू वैसा ही करेगा। भैया, मैं कुछ नहीं भूला, पर आप भूल गए हैं कि उन योगी बाबा ने क्या कहा था कि अपने छोटे भाई को साथ लेकर जाना। अभी मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अगर आपको अपनी जान, अपनी दौलत दोनों बचानी है तो आपको मेरे बताए रास्ते पर ही चलना होगा। ठीक है, मैं मानूंगा तेरी बात, पर ये बता इस छोटे और बड़े रास्ते में क्या फर्क है। तूने छोटा रास्ता क्यों चुना? यह भी मैं आपको सही समय आने पर ही बताऊंगा। अब चलिए। फिर वो दोनों उस मुश्किल रास्ते से चलने लगते हैं। चलते चलते वो दो एक बंजर जमीन पर पहुंच जाते हैं। यह सूखी बंजर जमीन है, यहाँ सालों से कोई फसल नहीं होगी। हम दोनों को आज यहाँ इतनी मेहनत करनी होगी जिससे एक ही दिन में ये जमीन बंजर से फसल वाली हो जाए। लेकिन एक दिन में ये हो पाना असंभव है। सोचिए, अपनी दौलत वापस चाहिए और अपनी जिंदगी, तो यह करना ही होगा। मगनलाल सेठ के पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो दोनों उस जमीन पर मेहनत करने लगते हैं और वो दोनों पसीने से तर हो चुके थे। दोनों का पसीना जैसे ही उस जमीन पर गिरता है, वो जमीन बंजर से हरी भरी हो जाती है। अरे वाह, ये कमाल कैसे हो गया। ये भी समय आने पर ही बताऊंगा। भगवान जाने तुम्हारा ये सही समय कब आएगा। उस रास्ते से होकर वो दोनों एक कुएं के पास जाते हैं। मुझे इस कुएं के अंदर जाना होगा, यही हमारी आखिरी मंजिल है। क्या? पर ये कुआं इतना गहरा है, इससे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? यह भी सही समय आने पर ही बताऊंगा। इतना बोलकर गंजा कुएं में कूद जाता है। मगनलाल सेठ बहुत डर चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कितनी ही देर ऐसे ही बीत गई। ये बेवकूफ गंजा जब कुएं में कूदेगा तो मरेगा ही। खैर, मुझे क्या, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही मगनलाल सेठ मुड़ा, गंजा उसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर मगनलाल सेठ हैरान हो गया। तुम तो इतने गहरे कुएं में उतरे थे, तुम जिंदा कैसे बच गए? वो समय आने पर भी नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता हूँ, हमारा सफर बस इतना ही था। अब हमें लौटना होगा। मगनलाल सेठ जान गया था कि गंजा अभी कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए वह दोनों घर के लिए रवाना हो गए। पर अजीब बात तो यह थी कि वापसी में ऐसा कोई भी मुश्किल रास्ता उन्हें नहीं मिला था। जैसे ही वह दोनों वापस घर आए तो मगनलाल सेठ खुशी से झूम उठा। अरे वाह, मेरी सारी दौलत वापस आ गई। मैं फिर से धनी हो गया। हाँ भैया, केवल आपकी दौलत नहीं बल्कि कि आपकी जान से भी खतरा हट गया है। अब आप सुरक्षित हैं। गंजे, अब तू मुझे बता, वो सारे जवाब जो तूने बोला था समय आने पर बताऊंगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने सच बताया तो मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी और मैं हमेशा के लिए अंधा हो जाऊंगा। अबे गंजे, तू अंधा हो जा या मर जा, मुझे सच जाना है, वरना निकल जा इस घर से। ऐसा मत कीजिए भैया, मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा। मैं सच बताता हूँ, पर हमें घर से मत निकालिए। वो जो बाबा थे वह कोई इंसान नहीं थे, बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता था, क्योंकि आपको दौलत का नशा इतना सर चढ़ गया था कि आपने इंसान को इंसान समझना ही बंद कर दिया था। यही बात भगवान को बुरी लग गई और उन्होंने आपको सबक सिखाने का सोचा। सबसे पहले आपकी दौलत छीन ली और फिर आपके हिस्से एक मुश्किल सफर लिख दिया।
जिससे आप अकेले पार नहीं कर सकते थे। इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर गए थे और जब हम दोनों उस झरने से पानी पीने लगे तभी मुझे उस झरने से आवाज आई, ना तो ये पानी पीना और ना ही अपने इस मूर्ख भाई को पीने देना। आज उसकी नहीं तेरी परीक्षा है। तुझे उसे वो रास्ते चुनवा है जो मुश्किल हो। अगर तुम में से किसी ने मुझे पी लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। फिर हम उस अंधेरे सुनसान जगह में पहुंचे जहां ना हम कुछ देख सकते थे और ना ही कुछ सुन सकते थे। अगर हम वो डरावनी आवाजें और वो अजीब चीजें वहां देख लेते तो उसी पल हम दोनों की मौत हो जाती। और उसके बाद फिर हम पहुंचे उस अमृत के पेड़ के पास। हमें वह खट्टा अमृत खाना था, मीठा छोड़कर, क्योंकि भगवान की परीक्षा थी वह आपके लिए। उसे खाने से आपकी 5 साल की उम्र कम हो गई। अगर खट्टा खा लेते तो आपकी 5 साल की उम्र बढ़ जाती। फिर हम पहुंचे उन 2 रास्तों पर। एक चौड़ा और एक सुंदर रास्ता था, दूसरा पतला और मुश्किल रास्ता था। अगर हम चौड़े रास्ते को जाते तो हमेशा के लिए वहीं भटकते रह जाते कि भगवान आपको बताना चाहते थे कि मंजिल पाने के लिए कांटों के रास्ते ही चुने जाते हैं। और फिर हम उस बंजर जमीन पर पहुंचे। हमारा पसीना गिरते ही वो जमीन हरी भरी हो गई, क्योंकि ऊपर वाला आपको सिखाना चाहता था कि मेहनत से इंसान कमाता है। उस पर न गुरूर होना चाहिए न किसी की मेहनत रखनी चाहिए। और सबसे आखिरी में आया कुआं। मैं उस कुएं में गया। वहां मुझे वही बाबा मिले और उन्होंने मुझसे कहा, ये सच मगनलाल को खुद समझने होंगे। तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने उसे सारे सच बताए उसी पल तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी और तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। अगर मैं अंधा हो गया तो क्या मुझे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं होगा? सिर्फ एक रास्ता होगा। मगनलाल को अपनी सारी दौलत दान करनी होगी। उसके बाद ही तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ पाएगी। सारा सच जानकर मगनलाल सेठ घबरा गया। तभी गंजे की आंखों की रोशनी चली जाती है और वह अपनी पत्नी शीला से कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया हूँ शीला। आप चिंता ना करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा आपको ठीक करने का। रास्ता है, पर मगनलाल भैया जो एक सिक्का किसी को नहीं देते वह अपनी सारी दौलत किसी को क्यों देंगे? यह सुनकर मगनलाल की आंखें भर आती हैं। मेरे भाई गंजे, तूने हमेशा एक अच्छे भाई का फर्ज निभाया, पर मैं अपने अमीर होने की धुन में सब कुछ भूल बैठा था। उस सफर पर तूने एक बार नहीं कई बार मेरी जान बचाई। ये जिंदगी तेरी कर्जदार हो गई है। भाई, आज मैं समझ गया हूं, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे अपने ही हैं। मैं ये सारा धन दान कर दूंगा। दौलत का क्या है, दोनों भाई मिलकर मेहनत करके और कमा लेंगे। यह सुनकर गंजे और उसकी पत्नी की आंखें भर आती हैं। मगनलाल अपना सारा धन गरीबों में बंटवा देता है। तुरंत ही गंजे की आंखों की रोशनी लौट आती है। मेरी आंखें ठीक हो गई भैया। आज मुझे मेरा भाई मिल गया, पर यह भी आपका एक इम्तिहान ही था जो सबसे बड़ा था, और यह आपको अकेले ही तय करना था। आप इस इम्तिहान में पास भी हो गए। तिजोरी खोल कर देखिए, आपका धन सलामत है भैया। मगनलाल ने वो तिजोरी खोलकर देखा, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठा। अरे वाह, मेरा धन वापिस आ गया। आज मगनलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके बाद वो दोनों परिवार एक साथ प्यार से मिलकर रहने लगे। ऐसी ही मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए साइको टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।